So hi guys, let's again start a new system that is the gastrointestinal system. चलिए हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की बात करते हैं. इट्स मींस जीआईटी. अगर आपने कहीं दफ़ा सुना होगा कि हमारे माउथ से लेकर के एनस तक का पार्ट को हम जीआईटी के अंदर कंसिडर करते हैं. जीआईटी के अंदर बेसिकली दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं. दैट इज द वन इज प्राइमरी ऑर्गन, द सेकेंडरी इज असेसरी ऑर्गन. प्राइमरी ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करते हैं, लेकिन सेकेंडरी यानी कि असेसरी ऑर्गन वो होते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करके उस फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं. तो उनको हम एसेसरी ऑर्गन्स कहते हैं. और हमारे माउथ से लेकर के स्टमक तक जो फूड का मूवमेंट होता है दैट इज अ पेरिस्टाल्सिस. सो व्हाट इज द मीन ऑफ पेरिस्टाल्सिस? पेरिस्टाल्सिस का मतलब होता है बच्चा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, तो हम उसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं. सो व्हाट इज द मीन ऑफ पेरिस्टाल्सिस? पेरिस्टाल्सिस का मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से फूड जो है वो फूड पाइप के अंदर से आगे ट्रेवल करता है. सो पेरिस्टाल्सिस इज अ सीरीज ऑफ वेव लाइक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन दैट मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि आगे की तरफ बढ़ेगा. नेक्स्ट वन हम बात करते हैं टाइलिन. टाइलिन एक एंजाइम होता है जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज के नाम से भी जानते हैं, और हमारे माउथ के अंदर यानी कि ये सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और हमारे माउथ के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल. हमारे माउथ के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है. लाइक कह सकते हैं कि स्टार्च इनटू माल्टोज, स्टार्च को ये माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है. एंड दूसरी अलग बात यह है कि सर माउथ के अंदर जो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है ये बहुत कम समय के लिए होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ माउथ के अंदर फूड का जो टाइमिंग है वो बहुत कम है, वेरी वेरी लेस. द फ्लो ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इनटू स्टमक इज कंट्रोल्ड बाय द स्फिंक्टर ऑफ द ऑडी. राइट. चलिए ये स्फिंक्टर ऑफ ऑडी आपको याद रखना है कि स्फिंक्टर ऑफ ऑडी से कंट्रोल होता है. राइट. चलो आगे बढ़े. The cholecystokinin is synthesized and secreted by enteroendocrine cell in the duodenum and the first segment of the small intestine. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये कई बार पूछा भी गया है कि कोलेसिस्टोकाइनिन है, सीसीके इसको कहते हैं, सीसीके कोलेसिस्टोकाइनिन इज सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेटेड, बनता है और फ्लो होता है यानी कि सीक्रेट होता है. राइट. by the enteroendocrine cell in the duodenum के अंदर and first segment of the small intestine, जो कि first segment of the small intestine के अंदर. फिर उसके बाद कोलागेग इफेक्ट promote the discharge of bile from the gallbladder to the small intestine. तो जो बाइल है, बाइल बनाएगा, लिवर स्टोर होगा वो स्मॉल लाइक गॉल ब्लैडर के पास, देन वहां से वो रिलीज होगा. बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द हेपेटोसाइट्स which empties into gallbladder and contain a large amount of bile acids. The gallbladder is located just a few inches below the stomach, and the common bile duct enter the upper part of the small intestine adjacent to the pancreatic duct. Right. Chalo. Next one, the liver is the largest gland in the body. Liver is the largest gland in the body. Hepatocyte in the liver produce bile. Okay. The macrophageal cell found in the liver are Kupffer cells. The macrophages जो कि phagocytosic cells होती हैं. Emulsification is carried out by the bile. Emulsification refer to the breakdown of fat globules in the duodenum into tiny droplets which provide the larger surface areas on which enzyme pancreatic lipase can act and digest the fat into fatty acids. देखो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन सबको पहले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है, इमल्सिफाइड किया जाता है, देन वहां पर पैनक्रियाटिक जूस जिसके अंदर मतलब पैनक्रियाट से क्या आता है, लाइपेज आता है, फिर लाइपेज उन पे काम करता है, फिर उसको फैटी एसिड के अंदर वो कन्वर्ट करता है. तो पैनक्रियाटिक जूस इज सीक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज. Pancreatic is juice secreted by the pancreas. It contains a variety of enzymes. Is a variety of enzymes, namely trypsinogen, chymotrypsinogen, pancreatic lipase, nuclease and amylase. ये सारे enzymes जो है वो pancreatic juice के वहाँ से secret होते हैं. Is it clear, guys? चलिए, trypsinogen is inactive enzyme present in the pancreatic juice. Trypsinogen जो है वो inactive enzyme होता है, फिर बाद में ये कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन के अंदर. व्हेन ट्रिप्सिन बाकी बचे हुए सारे के सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करके रखता है. द ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व कैरीज
पेन फाइबर्स फ्रॉम द अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये आपको लाइक नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, फिलहाल ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है इसके अंदर। फिर आगे दूसरे सिस्टम की बात करते हैं, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, दैट इज अ रियल वन। द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एक्सियल एंड द अपेंडिकुलर। एक्सियल मींस द एक्सियल एक्सिस एंड द अपेंडिकुलर मतलब द आसपास वाला, यानी कि जो हमारे लिम्स वगैरह हैं, एक एक्सिस बनाता है और एक दूसरा उसको सपोर्ट करने की। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द पेरिफेरल मींस द लिम्स and other part. The axial skeletal form the long axis of the body, including the skull, vertebral column, and the bony thorax. Right. The appendicular skeleton consists of the pectoral and the pelvic girdle and the long bones of the limbs. Fibrous connective tissue is found in the vocal cord of the human. What does the vocal cord, जहां से हमारा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पर कौन से कनेक्टिव टिश्यू होंगे? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मिलता है। राइट गाइस। चलिए, देर आर 62 बोन इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडी। आउटर लेयर ऑफ द बोन इज नॉन एज अ पेरिओस्टियम। आपने बोन की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, तो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिओस्टियम। क्या कहते हैं बच्चे? पेरिओस्टियम उसको कहते हैं। इनर कवरिंग ऑफ द बोन इज बैक डाउन इन द एंडोस्टियम। जो अंदर वाली कवरिंग है उसको एंडोस्टियम कहते हैं। लॉन्ग बोन इन ह्यूमन इंक्लूडिंग ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला, मेटाकार्पल्स, phalanges. शॉर्ट बोन्स इंक्लूडिंग कार्पल्स, टार्सल्स। तो दो अलग अलग तरीके की बोन्स हैं। तो हमने कहा कि हमारी बॉडी के अंदर लॉन्ग बोन्स होती है और शॉर्ट बोन्स होती है। लॉन्ग बोन्स कौन सी? रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला, मेटाकार्पल्स एंड phalanges होती है। एंड शॉर्ट बोन्स कौन कौन सी होती है? कार्पल्स एंड टार्सल्स बोन्स होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कल्स जो है वो किसका एग्जांपल है? फ्लैट बोन का एग्जांपल है। द पार्ट ऑफ द बोन दैट एंटर्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द जॉइंट इज नोन एज अ आर्टिकुलेटिंग सरफेस। यानी कि जो बोन आगे चल करके जॉइंट्स बना रही है, दैट इज अ आर्टिकुलेटिंग सरफेस। द बेसिन शेप्ड कैविटी दैट फॉर्म द रिंग बिटवीन द मूवेबल एंड वर्टेब्रे of the vertebral column and the lower limb known as a pelvic girdle. Pelvic girdle का मतलब क्या है? Pelvic girdle का मतलब हमारे जो lower limb जहां से continue होते हैं, that is a pelvic girdle basically. The basin shaped cavity, right? The various type of joints in the human body are fibrous joint, amphiarthrosis and diarthrosis. यानी कि amphi मतलब दोनों, और diarthrosis मतलब दो तरीके की joints हैं, है ना? कुछ फाइब्रस ज्वाइंट्स हैं, कुछ एम्फीआर्थ्रोसिस है और कुछ डाइआर्थ्रोसिस है। फाइब्रस ज्वाइंट्स आर आल्सो नोन एज अ सिनआर्थ्रोसिस। दे आर फ्रीली इमूवेबल ज्वाइंट्स। ओके, एम्फीआर्थ्रोसिस आर स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स, जो कि कुछ स्लाइटली मूव होते हैं, राइट। डाइआर्थ्रोसिस मतलब फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स। द लार्जेस्ट साइनोवियल ज्वाइंट्स इन द बॉडी इज नी ज्वाइंट्स। नी ज्वाइंट जो है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट कह सकते हैं कि साइनोवियल ज्वाइंट है। Knee joint is an example of bicondylar synovial joint and modified hinge joint. This is the point that you have to remember, guys. Okay, hinge joint is formed between two or more bones. Hinge joint is formed between two or more bones. जहां दो और दो से ज्यादा bones होती हैं, वहां पर hinge joint बनता है, just like this one, right? Which can only move along one axis to flex and extend. मतलब ये यहां से बन सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि यहां से दो और दो से ज्यादा बोन है, क्योंकि यहां पर कौन सी है? ह्यूमरस भी है, रेडियस भी है, अल्ना भी है, राइट। एल्बो जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट। एल्बो जॉइंट, ओके। प्लानर joints are the joints in which range of motion is limited and also does not involve rotation. For example, carpal bone in hand and tarsal in leg, right? Not involved in rotation, पूरा नहीं घूमता है, right. चलो, pivot joint allow rotation. Pivot joint allow rotation. That is a pivot joint, है ना? one bone pivot around other fixed bone. एक bone fix होती है और दूसरी उसके चारों तरफ घूमती है। एग्जाम्पल ऑफ C1 एंड C2, यानी कि एटलस एक्सिस जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वर्क्स लाइक अ बॉल इन अ कप। फॉर एग्जाम्पल हिप जॉइंट। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई अराइज फ्रॉम द सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, राइट। आपको याद रखना पड़ेगा कि ये बाइसेप का जो है लॉन्ग बोन कहां से स्टार्ट होती है? सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से स्टार्ट होती है। चलिए आगे बढ़े। द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टेब्रा इन नॉर्मल इज 7। सर्वाइकल वर्टेब्रा कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7। और सर्वाइकल नर्व कितनी होती है? 8। चलिए, द नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टेब्रा इन एडल्ट इज 12। नर्व सप्लाई टू द मसल ऑफ फोर आर्म
आर मीडियन नर्व, अल्नर नर्व एंड रेडियल नर्व। 3 नर्व होती हैं जो कि हमारे फोर आर्म को सप्लाई करती है। एक्सिलरी नर्व इज द मेन आर्टेरियल स्टेम इन द अपर लिम्ब। Artery. Axillary artery has a 3 part. The first is composed of superior thoracic artery. Axillary artery के 3 पार्ट होते हैं. The first one is superior thoracic artery, यानी कि जो superior मतलब यानी कि upper part को, thoracic यानी कि thoracic वाले part को. The second one is acromyothoracic artery and the lateral thoracic artery, and the third part is consist of anterior and posterior circumflex artery along with the subscapular artery. देखो this is not so much important कि नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको इतना अंदर और डिटेल में जाके पूछेगा. This is a very basic thing that you wants to remember, then you can please. Right, brachial artery is used to assess the status of circulation to lower arms and auscultation of blood pressure. This is the really important, guys, कि brachial artery is used to assess. Brachial artery is used to assess the status of circulation. क्योंकि brachial artery से आप circulation को assess करते हैं कि आप capillary refill time check करते हैं. आप कह सकते हैं कि अगर ब्रेकियल आर्टरी के अंदर प्रेशर अच्छा है तो इसका मतलब सर्कुलेशन बहुत सही है. अपर लिम्ब के ऊपर अगर बात करें, मसल्स हैव 2 पार्ट्स, फ्लैशी पार्ट्स एंड द फाइब्रस पार्ट्स. फ्लैशी पार्ट्स ऑफ द मसल्स इज कॉन्ट्रैक्टाइल and the fibrous part of the muscles is a non-contractile part. When it is called like it is known as a tendon. What is the tendon and what is the ligament? Tendon जो होता है ये bone to muscle, ये बोन टू मसल को कांटेक्ट करने का, बोन टू मसल को कनेक्ट करने का काम करता है. एंड व्हाट इज द बोन टू बोन? दैट इज BBL. तो इसको बता सकते हैं बबली, यानी कि बोन टू बोन को ज्वाइन करने का काम कौन करेगा? लिगामेंट्स करेगा. सार्टस एंटीरियर मसल्स आर नॉन एज अ बॉक्सर मसल्स, राइट. सार्टस एंटीरियर मसल्स. फिर उसके बाद ब्रेकियल प्लेक्सस इज द प्लेक्सस दैट हैज सप्लाई nerve to the skin and muscle of the upper limbs and some of the chest muscles. What is the brachial plexus? Brachial मतलब यानी कि बहुत सारी नर्व निकल के brachial plexus बनाने का काम करती है, right? The function of pectoralis major muscles is adduction. The shoulder joint is also known as the glenohumeral joint. ग्लेनो का मतलब होता है कैविटी, इसके अंदर ह्यूमस बोन आकर के फिट होती है, तो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट यहाँ पर बनता है. The rotator cuff is a group of muscles in the shoulder that allow a wide range, right? Wide range of movement while maintaining the stability of the glenohumeral joint. The rotator cuff is a group of muscles, यानी कि बहुत सारी मसल्स का ग्रुप बनता है जो कि शोल्डर को अलाउ करता है कि रेंज ऑफ मोशन के लिए एक वाइड ऑफ रेंज. जैसे अपन फास्ट बॉलर बॉल घुमाता है तो यानी कि एक मतलब वहां पर एक रोटेटर कफ होता है, यानी कि वो बहुत सारी मसल से बना हुआ है जो इस जॉइंट को स्ट्रेंथ देता है ताकि इसके अंदर रोटेशन वाइड रेंज में हो सके. द रोटेटर कफ इंक्लूड सबस्कैपुलरिस, इंफ्रास्पाइनेटस और सुप्रास्पाइनेटस एंड द teres minor muscles. The functional component of abducens nerve is a general somatic afferent. This is not so much important. The majority of blood is supplied to the large intestine by superior mesenteric artery. This is important that blood supply superior mesenteric artery, ब्लड सप्लाई जो होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन को किससे होती है? सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से. अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को किससे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन को इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी. चले, फुट ड्रॉप अकर ड्यू टू द इंजरी ऑफ लेटरल पॉप्लिटियल नर्व. फुट ड्रॉप किसकी वजह से होता है? लेटरल पॉप्लिटियल नर्व की वजह से. रिस्ट ड्रॉप किसके होता है? रिस्ट ड्रॉप, R फॉर रिस्ट ड्रॉप, एंड मतलब वैसे तो W4 होता है लेकिन हम नाम से देख रहे हैं. रिस्ट फॉर रेडियल और R फॉर रेडियल एंड R फॉर रिस्ट ड्रॉप. क्लो हैंड अकर ड्यू टू द अल्नर नर्व, राइट. ऐप थंब अकर ड्यू टू द इंजरी ऑफ medial nerve and dropped shoulder because of trapezius. Carpal tunnel syndrome caused by the compression of medial nerve, loss of elasticity in cartilage, ligament, tendon, increased rigidity in the neck, shoulder, back, hips and knee to older patient just because of the cartilage. Cartilage bones में muscles में एक support system की तरह काम करते हैं, है ना. कॉन्ड्रोब्लास्ट उनको रिलीज करती है तो वो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं. लेकिन अगर उनकी इलास्टिसिटी लूज हो जाएगी, अगर द लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इन द कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडन,
तो अगर उनकी इलास्टिसिटी अगर लूज हो जाएगी तो वो उतनी इफिशियंसी के साथ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रख पाएंगे। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रख पाएंगे तो वो हार्ड हो जाएंगे। अगर हार्ड हो जाएंगे तो उनके अंदर रिजिडिटी आ जाएगा, है ना। तो नेक, शोल्डर, बैक, हिप्स एंड नी के अंदर क्या है, रिजिडिटी देखने को मिलेगी। सो व्हाट इज द नाउ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ते हैं। अब इन ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है कि इनके ऊपर क्या होती है, इनके पास डक्ट जो है वो एब्सेंट होती है। ये अपने सीक्रेशंस को कहाँ डालती है? डायरेक्ट हम जो है वो ब्लड के अंदर डालती है। तो सोमेटोस्टेटिन इज नॉन एज अ ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, यानी कि जीएच हार्मोन के अगेंस्ट, जीएच हार्मोन के अगेंस्ट ये काम करता है। तो सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आर रिलीज्ड बाय द जोना ग्लोमेरुलोसा, GFR, यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास एक लेयर होती है जिसको सबसे बाहर वाली लेयर को ग्लोमेरुलोसा कहते हैं, बीच वाली लेयर को फेसिकुलेटा और अंदर वाली लेयर को रेटिकुलेरिस। तो G का मतलब ग्लोमेरुलोसा, और ये किसको? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को सिक्रेशन करती है, और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को सिक्रेशन करती है, और ये सेक्स हार्मोन यानी कि एंड्रोजन्स को सिक्रेशन करती है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर द रिलीज बाय द जोना फेसिकुलेटा, right? Sex corticoids are released by the zona reticularis, and adrenal cortex secrete cortisol in the diurnal pattern, right? Okay. Adrenal medulla secrete epinephrine, non-epinephrine in response to, यानी कि जो adrenal medulla है वो काम कैसे करता है? वो emergency response के तौर पर काम करता है, right? Thyroid follicles are lined by the cuboidal epithelium. Thyroid follicles are lined by the cuboidal epithelium. The thyroid secretes T4, T3 in response to thyroid stimulating hormone. Thyroid secrete T4, T3. जब हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको TRH कहते हैं, TRH जब एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH हार्मोन निकलता है, और ये TSH थायराइड पे जाकर काम करता है, थायराइड ग्लैंड पे जाकर के काम करता है, और वहां से T3 और T4 हार्मोन का ये सिक्रेशन करता है। प्रोलैक्टिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। प्रोलैक्टिन कहाँ से निकलता है? प्रोलैक्टिन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से टोटल कितने हार्मोन निकलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से टोटल मिला के 6 एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं और 2 पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, यानी कि इसको कहते हैं फ्लैट पीजी, फ्लैट पीजी। FSH, LH, ACTH, TSH, प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन ये कहाँ से निकलते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से। और ऑक्सीटोसिन और ADH, ये कहाँ से निकलते हैं, कहाँ बनते हैं? ये हाइपोथैलेमस में बनते हैं, और हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होकर के ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आकर के स्टोर हो जाते हैं। द टेल ऑफ पेनक्रियास इज रिच इन आइलिट्स ऑफ लैंगरहैंस व्हिच इज क्लस्टर ऑफ हार्मोन प्रोड्यूसिंग एंडोक्राइन सेल। पेनक्रियास के पास 1% एंडोक्राइन हार्मोन, 1% एंडोक्राइन पार्ट होता है, 99% जो है उसके पास एक्सोक्राइन वाला पार्ट होता है। द मेथड ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन द इंटेस्टाइन इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज अ टाइप ऑफ अ सेकेंडरी ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। The glucagon is a peptide hormone secreted by the alpha cells of the pancreas and added to work to raise concentration of glucose and fatty acid in the blood stream. इट्स सिंपल सी बात ये है कि देखो 2 हार्मोन होते हैं, पेनक्रियास जो है उनसे अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, इनसे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। एक निकलता है सोमेटोस्टेटिन जो कि अल्फा और बीटा सेल को क्या करता है? सप्रेस करने का काम करता है। अल्फा सेल जो होता है वो ग्लूकागोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और बीटा सेल जो है वो इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर अल्फा सेल से ग्लूकागोन निकल रहा है जो कि ब्लड ग्लूकोज के अंदर ये ग्लूकागोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करता है। इंसुलिन अगर ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा, इसका मतलब ब्लड ग्लूकोज से उठा करके वो सेल में डालने की कोशिश करता है, ब्लड ग्लूकोज से उठा करके ग्लूकोज को सेल में डालने की कोशिश करता है, राइट। तो ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों आपस में एंटागोनिस्ट फॉर्म में काम करते हैं, राइट। द लिम्फेटिक सिस्टम एंड रीनल सिस्टम, देखो इसको हमारी बॉडी का एक्सक्रेटरी सिस्टम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है और मेटाबॉलिज्म के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है उसको ये रिमूव करने का काम करता है। देखो रीनल सिस्टम इज नॉट ओनली एक्सक्रेटरी सिस्टम इन द बॉडी, along with the renal system we have a GIT system that is also work as a excretory system just because of the fecal matter, with the fecal matter approx 150 ml of water we can excrete, we can remove from the body, right, along with the skin, along with the liver also, a structure that
आर रेट्रोपेरिटोनियल आर किडनी। देखो हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पेरिटोनियम एक कैविटी होती है इस तरह से, इसके अंदर सारे ऑर्गन होते हैं, लेकिन यहाँ पर किडनी जो होती है वो इस तरह से रहती है, राइट, इस तरह से रहती है। ये किडनी होती है रेट्रोपेरिटोनियल यानी कि बिहाइंड द पेरिटोनियम, राइट। रीनल आर्टरी, रीनल वेन, इंफीरियर वीना कावा, suprarenal gland and ureter. So these are the organs which are retroperitoneal in origin. Lymphatic system is considered as a drainage system, of course type of vascular system. Just listen to me carefully. There is a tissue. तो अगर यहाँ से आर्टरी आती है और यहाँ से वेन जाती है, तो वेन और आर्टरी के बीच में यहाँ पर कनेक्शन बनता है, और ये कनेक्शन है जिससे इधर ट्रांसफर होता है, यहाँ पर एक्सचेंज होता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि आप कितना भी दोनों पाइप्स के बीच में टाइट कनेक्शन बनाते हैं, बट समहाउ कुछ ड्रॉप्स ऑफ ब्लड तो यहाँ पर रह जाता है। लेकिन अगर इन ड्रॉप ऑफ ब्लड को हम यहाँ से कैरी नहीं करेंगे, अगर हम ड्रॉप ऑफ ब्लड को यहाँ से कैरी नहीं करेंगे, तो ये यहाँ पर इडीमा जनरेट हो जाता है, तो उस वजह से यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू यहाँ पर चला जाता है। चलिए, lymphatic system consists of a complex of capillaries network which collect lymph in the various organ in the tissue. सिंपल सी बात है कि lymphatic system includes bone marrow, spleen, thymus, tonsils, lymph nodes and lymphatic vessels. The majority of lymph fluid in the body return to the venous circulation via thoracic duct. ये हम बात कर चुके हैं कि हमारी बॉडी से जो लिम्फ होता है वो ड्रेन एक वीनस सिस्टम की तरह काम करता है। लिम्फेटिक डक्ट जो होती है वो वीनस सिस्टम की तरह काम करती है, क्योंकि आर्टरी से ब्लड आया, वहां पर एक्सचेंज हुआ, और एक्सचेंज के दौरान वहां पर कुछ ड्रॉप ऑफ ब्लड हमें वहां पर देखने को मिली, यानी कि ड्रॉप ऑफ वहां पर ब्लड धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होता रहा, तो वहां से लिम्फेटिक सिस्टम ने उठाया और लिम्फेटिक सिस्टम उठा करके आगे थोरेसिक डक्ट यानी कि सबक्लेवियन डक्ट वगैरह में वो इनपुट डाल देता है। द एंजाइम रेनिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम द किडनी। देखो एंजाइम जो होता है वो किडनी से यहाँ पर जेजी एपरेटस यहाँ पर इसके पास होता है किडनी के पास, और इस जेजी एपरेटस से रेनिन का सीक्रेशन होता है। ये रेनिन हमारी बॉडी के अंदर बीपी रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब ये रेनिन कब निकलता है? जब हमारी बॉडी के अंदर हाइपोवोलेमिक कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन? हाइपोवोलेमिक कंडीशन होती है, या फिर हमारी बॉडी के अंदर हाइपोवोलिक कंडीशन, जीएफआर कम होता है और बीपी कम होता है, तब ये कंडीशन किडनी कंपनसेट करने के लिए कुछ रिलीज करती है, तो वो रेनिन को करती है। The secretion of renin depends on the decrease of arterial blood pressure, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, decrease in the sodium load and sympathetic stimulation. The GFR is primarily dependent on adequate blood flow and adequate hydrostatic pressure. Definitely बात है कि जब हमारी बॉडी के अंदर ये बोमन्स कैप्सूल है, अब यहाँ पे होकर के, यहाँ से होकर के एफरेंट आर्टेरियोलाई, और यहाँ पर जो ब्लड छनेगा, वो डेफिनेटली बात है जितना अच्छा प्रेशर यहाँ जनरेट होगा उतना अच्छा प्रेशर यहाँ से निकल के आगे जाएगा। जाहिर सी बात है अगर यहीं प्रेशर कम होगा तो यहाँ आगे नहीं जा पाएगा। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल लीड्स टू द मूवमेंट ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम द ब्लड इन द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज इनटू द बोमन्स कैप्सूल, राइट। There are two types of nephrons mainly found in cortical nephron and juxtamedullary nephron. कॉर्टिकल नेफ्रॉन वो नेफ्रॉन होते हैं जो कॉर्टेक्स रीजन में ज्यादा पाए जाते हैं, जबकि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन तो मेडुला के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन मेनली सिचुएटेड ऑलमोस्ट एंटायर विद इन द कॉर्टेक्स, एज ऑलरेडी टोल्ड यू। The proximal convoluted tubule is the main site of bicarbonate reabsorption. This is a very important line that bicarbonate mainly कहाँ reabsorption होता है? bicarbonate का mainly reabsorption कहाँ होता है? PCT के अंदर होता है। अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी आयन किसी भी चीज का मैक्सिमम reabsorption कहाँ होता है, आप बोल देना PCT के अंदर। जब तक आपको until unless एक वर्ड नहीं दिया जाए conditional reabsorption, the conditional reabsorption will occur at the part of the DCT. Right, sodium is reabsorbed in the all segment of nephrons except the thin descending limb of loop of Henle. जब हम यहाँ से बात करते हैं तो ये PCT है, और यहाँ पर ये इस तरह से ये वाला पार्ट जो होता है यहाँ पर ये वाला पार्ट जो होता है वो वाटर के लिए परमिएबल होता है, बट NaCl के लिए परमिएबल नहीं होता। तो यहाँ पर NaCl हर जगह निकलता है, बट ये डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेल्ने के अंदर नहीं जाता है। Ultrafiltration is the process driven barrier to suspend solid bacteria and etc. produce water with a very high purity and low slit density. Definitely बात है कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि जो फिल्ट्रेट है, यानी कि यहाँ से जो ये जो स्लिट्स हैं, इन स्लिट से होकर के बहुत सेलेक्टेड और बहुत ही स्पेशल चीजें यहाँ से निकलती हैं, राइट। यहाँ से वही निकलेगा जो यहाँ पर इन पोर्स की साइज से छोटा होगा, नॉट मोर देन दैट। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ द वाटर अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सॉल्यूशन विद द लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन विद द हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। देखो सिंपल सी बात यह है कि ये एक दो बक्से हैं, यानी कि इनके ऊपर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है।
अब जाहिर सी बात है कि हमने यहाँ पर 5% NaCl लगाया है और यहाँ पर 10% NaCl लगाया है। अब यहाँ पर 5% NaCl लगाया है, इसका मतलब यह है कि 95% वाटर, तो ये यहाँ से यहाँ पर मूव करेगा, सिंपल सी बात ये है ना। और यहाँ पर सॉल्यूट की लो कंसंट्रेशन से सॉल्यूट हाई कंसंट्रेशन, यानी कि सोडियम ज़्यादा है तो सोडियम पानी को इधर ज़्यादा खींचेगा, तो यानी कि A से B की तरफ मूवमेंट होगा, राइट। नॉर्मल रेंज ऑफ यूरिनरी ऑस्मोलैरिटी इज 50 to 1400 मिली ऑस्मोल पर लीटर। नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन एडल्ट इज 1500 ml, यानी कि लगभग 1.5 लीटर। दैट इज ओके। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वेरी क्रूशियल सिस्टम। ओके, अ पॉजिटिव फीडबैक अकर व्हेन द इनिशियल स्टिमुलस प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स एक्सेजरेट द स्टिमुलस। डेफिनेटली बात है कि हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करता है जी, जब इसको एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है। और एक्सटर्नल स्टिमुलस जो होता है वो मिनिमम कैसा होना चाहिए, मिनिमम जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए। मिनिमम एक स्टिमुलस एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उसके ऊपर ही वो काम करेगा। Auto regulation is a manifestation of a local blood flow regulation. It is defined as the intrinsic ability of an organ to maintain constant blood flow despite change in a perfusion pressure. Right. Okay. The structure below the thalamus is called hypothalamus. Definitely बात है कि structure below the called is thalamus is hypothalamus. So basically this is a diencephalon. The lower is hypothalamus and this is an epithalamus and this is a subthalamus and this is a metathalamus. This is a thalamus family. Hypothalamus regulate endocrine and autonomic nervous system function. तो hypothalamus जो है, hypothalamus के बाद कुछ स्पेशल टाइप के सेंटर्स होते हैं, जैसे हम थ्रस्ट सेंटर की बात करें, जैसे हम ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर की बात करें, जैसे हम थर्मो रेगुलेशन की बात करें, तो इस तरह के सेटिस्फैक्शन सेंटर की बात करें तो ये सारे सेंटर हाइपोथैलेमस के पास प्रेजेंट होते हैं। प्लस इसके साथ साथ इसके पास एंडोक्राइन हार्मोन्स को मेंटेन करने के लिए भी सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। हाइपोथैलेमस कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, जैसे कि हमने बात करा, इसके पास कौन सा सेंटर होता है, थर्मोरेगुलेशन। कौन सा? थर्मोरेगुलेशन सेंटर विल बी देयर। Okay, the pituitary gland is a small pea-sized gland that plays a major role in the regulating vital body function and general well-being. तो पिट्यूटरी ग्लैंड ऑलमोस्ट हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो पिट्यूटरी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मैं थायराइड की बात करूँ तो वो TSH की वजह से काम करती है, अगर मैं एड्रिनल की बात करूँ तो वो ACTH की वजह से काम करती है, राइट। देयर आर सो मेनी ग्लैंड इन द बॉडी दैट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। द मेडुला ऑफ द ब्रेन कंटेन वाइटल सेंटर दैट आर कंसर्न्ड विद द रेस्पिरेटरी, वैसोमोटर एंड कार्डियक फंक्शंस। तो मेडुला जो है ब्रेन के अंदर, वो हमने कहा था कि मेडुला के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है, हाँ या ना। चलिए आगे बात करें, इसके अंदर वैसो मोटर यानी कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन के लिए भी सेंटर प्रेजेंट होते हैं। जब बीपी रेगुलेशन की बात आती है तो बीपी रेगुलेशन के लिए हमारे पास कीमो रिसेप्टर्स यानी कि बैरो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि कैरोटिड आर्क में प्रेजेंट होते हैं। और कैरोटिड आर्क से जब सेंसरी मैसेज जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा तक, तो वहां से फिर रिवर्ट में कौन सा आता है, मोटर रिस्पॉन्स आता है। तो उसकी वजह से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो डायलेशन अकॉर्डिंगली देखने को मिलता है। द सेरेबेलम मेंटेन द ट्रंक स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम, है ना। सेरेबेलम मेंटेन ट्रंक स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम। चलिए आगे बात करें। द पैराइटल लॉब इंटरप्रेट द सेप्टियल फॉर्मेशन एंड कंट्रोल सेंसरी कॉर्टेक्स। देखो फ्रंटल जो होता है, फ्रंटल यानी कि फ्रंटल जो है वो सेंसरी कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है। वर्निक्स एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। अगर किसी इंसान का लाइक कॉम्प्रिहेंशन बिगड़ गया तो उसका कौन सा एरिया गया है, वर्निक्स एरिया। दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन। The layer of the scalp are skin, subcutaneous tissue and apneurotic layer and loose areolar tissue and pericranium. The posterior pituitary consists mainly of neuronal projection, right? Direct neural control में होता है, direct hypothalamus के control. Schwann forms myelin sheath in the peripheral nervous system, whereas the oligodendrocyte form myelin sheath in the central nervous system. देखो central nervous system PNS, ये CNS के अंदर oligodendrocyte बनाएगा और इसके अंदर कौन बनाएगा, स्वान सेल बनाएगा। दोनों के अंदर क्या काम है, दोनों का काम क्या है, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करना है, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करना है। डेफिनेटली बात है कि अगर माइलिन शीथ नहीं बनेगा तो सीएनएस के अंदर जो डिजीज होती है जिसको हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं और पीएनएस के अंदर जिसको कहते हैं हम जीबीएस, दोनों ही माइलिन शीथ फॉर्मेशन की डिजीज होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड द जीबीएस। ओके, द cerebrospinal fluid is produced by the fourth ventricle of the brain, है ना। द cerebrospinal fluid produced by the fourth ventricle of brain, it is absorbed from the subarachnoid space by the arachnoid villi.
ध्यान रखना इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिलीवर्स सेंसरी इंफॉर्मेशन टू सीएनएस एज वेल एज कैरीज मोटर कमांड टू सीएनएस टू पेरिफेरल नर्वस टू पेरिफेरल। डेफिनेटली बात है कि पेरिफेरल का मतलब क्या है। पेरिफेरल का मतलब जो पेरिफेरी तक जा रहा है, और सीएनएस टू पेरिफेरी, राइट, सेंट्रल टू पेरिफेरी। देयर आर 12 cranial nerve, 31 pair of spinal nerve. There are 8 cranial nerves and in the spinal cord. Largest cranial nerve is a cranial nerve 5, known as trigeminal. Okay, the smallest cranial nerve is a cranial number 4, that is a trochlear nerve. Cranial number 7 is affected by Bell's palsy. Endorphin is the substance that decrease pain transmission and cause inflammatory response. Endorphin is the substance that decrease pain transmission and inflammatory response. Substance P is a neuropeptide acting on the neurotransmitter and act as a neuromodulator. Okay, so